नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्पिरेंट में। तो आज हम लोग यूजीसी नेट हिंदी के हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल में प्रकरण 4 को पढ़ने वाले हैं। प्रकरण 4 में शुक्ल जी रखे हैं फुटकल रचनाएं। फुटकल रचनाएं यानी कि जो किसी भी नियम में बद्ध नहीं थी, ऐसी रचना जो किसी नियम में बद्ध नहीं थी, यानी कि विभिन्न प्रकार की रचनाएं थी। ठीक है। शुक्ल जी लिखते हैं कि वीर गाथा काल के समाप्त होते होते, यानी जब वीर गाथा काल समाप्त होने पे था तो जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का पता चला। यानी जब आदिकाल ख़त्म होने वाला था तो उस बीच जनता के बोलचाल के बीच में जो कहे जाने वाले पद्य थे, जो कि जनता की आम भाषाओं के थे, वो बहुत कुछ पता चला। और वो पता चलाने वाले कौन थे? तो दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुत के विद्यापति जी थे। यानी कि अगर हम देखें तो फुटकल रचनाएं प्रकरण 4 के अंतर्गत शुक्ल जी इन्हीं दो कवियों को स्थान दिए हैं, खुसरो को और विद्यापति को। अब खुसरो कहाँ के थे? तो खुसरो थे दिल्ली के और विद्यापति जी थे तिरहुत यानी कि बिहार के। ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं खुसरो के बारे में शुक्ल जी क्या लिखे हैं। तो गयासुद्दीन बलबन के अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक ये कई पठान बादशाहों के ज़माना देखा था। कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वीराज की इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर, यानी कि गयासुद्दीन बलबन से लेकर के अलाउद्दीन कुतुबन जो थे मुबारक शाह तक, कई पठान ऐसे बादशाहों का ज़माना देखा, यानी ऐसे कई बादशाहों के राज्य को इन्होंने देखा था। ठीक है। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार थे। ये क्या थे? फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार थे। ये जो थे ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार थे। और क्या हैं? ये अपने समय के नामी कवि थे। यानी कि ये अपने समय के बहुत नामी कवि थे। इनकी पहेलियाँ और मुकड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। इनकी क्या प्रसिद्ध हैं? तो उक्ति वैचित्र प्रधान, यानी पहेलियाँ और मुकड़ियाँ इनके बहुत प्रसिद्ध थे। और ये कुछ रसीले गीत और दोहे भी गाया करते थे। गाते थे। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा, और इसे आपको उल्टा करके भी दे सकता है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर कम रहा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये सही है या गलत है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि लिखे हैं शुक्ल जी, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान जो है वो बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है, अंग्रेजों के भी ध्यान जो थे वो बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। खुसरो का लक्ष्य क्या था? जनता का मनोरंजन करना था। लेकिन अगर हम लोग कबीरदास के बारे में देखेंगे तो कबीरदास का लक्ष्य क्या था? कबीरदास का लक्ष्य धर्मोपदेशक था। वे धर्म का उपदेश देते थे और वे जो है वो क्या करते थे? उनकी बनी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ ना कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए हैं। ठीक है। यानी कि कबीर की जो भी रचनाएं हैं उसका आज भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है। आज भी हम लोग उसे बहुत ज़्यादा अपनाते हैं, कबीर की रचनाओं को, कबीर के दोहों को, कबीर की साखियों को। आगे देखिए, आगे हम लोग देख लेते हैं विद्यापति के बारे में क्या लिखे हैं। तो विद्यापति के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं, इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया है। मैथिल कोकिल किस रचना पे कहा गया? तो इनकी पदावली जो कृति है इसके कारण इन्हें मैथिल कोकिल की उपाधि मिली थी। ठीक है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है।
हिंदी से अलग किसने माना है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसे? तो मैथिली को। बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। और विद्यापति जो हैं वो श्रृंगार के अधिक पद रचना किए। ऐसे विद्यापति की बात करेंगे तो ये भक्ति रचना भी किए हैं, लेकिन इनकी प्रचुरता क्या है? तो ये श्रृंगार परक रचना जो है वो काफ़ी मात्रा में किए हैं। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में बीसलदेव रासो पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी, यानी हिंदी साहित्य बीसलदेव रासो पर जितना, यानी हिंदी साहित्य में बीसलदेव रासो जितना प्रसिद्ध है, पदावली भी जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। वही स्थान पदावली का भी है, ऐसा शुक्ल जी का कहना है। पदावली जो है वो इसमें क्या है? तो राधा और कृष्ण का युगल वर्णन है। राधा और कृष्ण का युगल वर्णन है। इसमें राधा के रूप में दिखाया गया है लक्ष्मा देवी को और कृष्ण के रूप में शिवसिंह को। यानी कथा जो है ये शिवसिंह और लक्ष्मा देवी के बीच होता है, लेकिन इसमें राधा कृष्ण का जो है वो स्वरूप हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर हुआ है। ठीक है, ऐसा शुक्ल जी का मानना है कि पदावली की रचना जो है वो जयदेव के गीत काव्य, काफ़ी प्रसिद्ध रचना है जयदेव का गीत काव्य। इसी के आधार पर शुक्ल जी मानते हैं कि पदावली की रचना की है विद्यापति जी ने। ठीक है, इनका माधुर्य जो है वो अद्भुत है। ये काफ़ी माधुर्यपूर्ण रचना है पदावली और काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। विद्यापति को पदावली के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि भी मिली। विद्यापति शैव थे। कृष्ण भक्तों के परंपरा में समझना नहीं चाहिए। यानी विद्यापति जो है इन्हें श्रृंगारी कवि के रूप में हम लोग देखते हैं, तो हम लोग इन्हें कृष्ण भक्त परंपरा के अंतर्गत समझ बैठे, ऐसा शुक्ल जी नहीं स्वीकार करते हैं। शुक्ल जी इन्हें एक शैव कवि के रूप में मानते हैं। और शुक्ल जी लिखे हैं, एक शुक्ल जी का बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। इन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी। यहाँ पे इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपको सीधा पूछा जा सकता है कि शुक्ल जी ये किसके विषय में कहे हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल, बहुत इम्पोर्टेंट कोटेशन है ये, बहुत सस्ते हो गए हैं उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। हो सकता है आप लोगों को ये अक्षर जो है वो अच्छा से नहीं दिखे, लेकिन आप लोग जो है वो सुन के इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ठीक है, तो यहाँ पे शुक्ल जी यहाँ पे और क्या लिखते हैं कि
आदिकाल को ख़त्म करते हैं यहाँ पे और लिख देते हैं मोटे हिसाब से वीरगाथा काल जो है वो महाराज हम्मीर के समय तक ही समझना चाहिए। कहाँ से? महाराज भोज के समय से महाराज हम्मीर के समय तक ये जो है वो आदिकाल को रखें। और हम्मीर के बाद शुक्ल जी लिखते हैं कि हम्मीर के पीछे किसी वीर काव्य की रचना नहीं हुई, यानी हम्मीर देव के बाद जो है वो वीर काव्य की रचना शुक्ल जी नहीं स्वीकारते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का आदिकाल आज ख़त्म हुआ। आगे हम लोग भक्ति काल को कंटिन्यू करेंगे और ये सारे नोट्स आप लोग आदिकाल का एक जगह करिए। उसके बाद हम लोग इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेंगे जिसमें कि PYQ भी रहेंगे और विभिन्न एग्ज़ामों के हिंदी से, जैसे भी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर आपका जो भी हिंदी से रिलेटेड एग्ज़ाम है जिसमें आदिकाल के क्वेश्चन आए हैं वो सभी एक जगह होगा, तो आप लोगों का अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो रहने देते हैं आज की क्लास यहीं तक। और आप लोगों को क्लास अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।